और उसको मौत की धमकी देने वाले का लहजा खौफनाक हद तक सच्चा था। मैंने रिवॉल्वर की नाल नीचे झुकाई और मुश्ताकी से चंद गज के फासले पर एक तने से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे अपने ढप पर आते देखकर मुश्ताकी ने एकदम बड़ी बड़ी कस्में खानी शुरू कर दी और मुझ पर एतमाद बिठाने के लिए दीवाना वार कोशिश करने लगा। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दिया, उस बीवी का वास्ता दिया जो साल में 6 महीने दर्द गुर्दा से तड़पती रहती थी और अपनी वो बेशुमार मजबूरियां गिनवाई जिनके सबब वो कादर जमान की नौकरी करने और मुख्तसर तनख्वाह के इवज माँ बाप की गालियां सुनने पर मजबूर था। फिर उसने जान बचाने के लिए आखिरी दाव भी चल दिया। उसने वाशिगाफ ऐलान किया कि मरने वाले की मौत से उसे खुशी नहीं हुई तो गम भी नहीं हुआ। वो कई मामलात में इसका रकीब था और उसकी मौत से उसे मुस्तकबिल में रूहानी और जिस्मानी सुकून हासिल होने की उम्मीद है, वगैरह वगैरह। कितनी भयानक शय है मौत। आखिर बालिग इंसान भी बच्चे की तरह बिलखने और हीले करने पर मजबूर हो जाता है। मुश्ताकी मुझे कायल करने के लिए जितना जोर लगा रहा था, मेरे अंदर उसके लिए इतनी ही बेरहमी परवान चढ़ रही थी। दिल का मौसम तो उस वक्त बदल गया था जब 1 घंटा पहले मैंने मेडिकल स्टोर में शैतान की सूरत देखी थी। अब एक शख्स को जहन्नुम वासिल करने के बाद सीने में फूंकती हुई दरिंदगी जोबन पर आ गई थी। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इस वक्त मैं 1, 2 तो क्या 8-10 अफराद को भी अदमाबाद के टिकट थमा सकता था। तहम तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए मैंने मुश्ताकी को बोलने का मौका दिया। जब वो खूब बोल चुका तो मैंने उससे कहा कि वो अपने दोस्ताना अज़ाइम के सबूत में मेरे चंद सवालों के जवाब थे। उसे तारीकी के आईने में मौत की शक्ल नजर आ रही थी। इनकार उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। मैंने पूछा और वो फर बोलने लगा। उसने तस्दीक की कि उसका नाम मुश्ताक है। इनका तीसरा साथी अकबर न्याजी आज शाम ही जंग वापस चला गया था। मुश्ताकी ने यह वजाहत भी की कि मरने वाले का नाम गुलजार अल-फिरदौस के अंदर मेरी निगरानी करता था, जबकि वो और अकबर न्याजी यह काम अल-फिरदौस के बाहर अंजाम देते थे। मैंने पूछा कि गुलजार मेरी निगरानी के लिए अल-फिरदौस में बगैर एक अदद खातून के क्यों कर घुस सका। जवाब में मुश्ताकी ने बताया कि उसके साथ एक अदद खातून भी मौजूद थी और वो अब भी कमरा नंबर 28 की आरामदेह बेड पर लेटी गुलजार का इंतजार कर रही थी। मैंने मुश्ताकी से खातून का नाम हुलिया, हस्ब नस्ब सब पूछ लिया। मेरे पूछने पर मुश्ताकी ने वजाहत की कि जागीरदार को रिपोर्ट पहुंचाने का जिम्मेदार अकबर न्याजी था। वो अब परसों वापस आएगा और उसकी वापसी से पहले अगर कोई अहम इत्तला होती तो जागीरदार साहब से गुलजार ने फ़ोन पर राब्ता कायम करना था। जो अहम बातें मुश्ताक मुझे बता सकता था बता चुका था। अब मुझे उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे बहुत सी अपनी परेशानियां और उलझनें बताई थीं। मैंने उसे इन तमाम उलझनों से आज़ाद करना बेहतर समझा। इस जैसे शौहर की कमाई और बाप के साए से लवाहिकीन महरूम ही रहते तो अफजल था। रिवाल्वर का रुख उसके चेहरे की तरफ किए किए मैं उसके करीब पहुंचा और अचानक अपना दायां बाजू उसकी गर्दन में फिट कर दिया। मेरे बाजू की यह मखसूस गिरफ्त गैर मामूली तौर पर सख्त थी। जैसा कि आप इससे पहले भी सुन चुके हैं कि कारवीन जैसे तनोमंद बदमाश भी इस गिरफ्त में आकर चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगते थे। थोड़ी देर पहले मैंने मुश्ताक को अपने इसी दाव में पूरे 5 मिनट तक बेबस किए रखा था। ये कोई मामूली दाव नहीं था। एक मर्तबा बाजू अपनी जगह जमता था तो हरीफ के हर अज़ुए बदन की बाग डोर मेरे हाथ में आ जाती थी। हरकतों संगना से लेकर बसारत, समात और गोयाई तक सब कुछ मेरे बाजू के ताबे हो जाता था। इस मौके पर मकबूजा शख्स को बेहोश या राहे अदम करना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं होता था। गिरफ्तारी से पहले अपनी मार धाड़ से भरपूर जिंदगी में मैंने 20 मरतबा यह दाव इस्तेमाल किया था और शायद ही कभी कोई नाकामी हुई हो। हाँ, चंद बार यूं जरूर हुआ कि जिस शख्स को मैंने बेहोश करना चाहा वो हशर तक के लिए बेहोश हो गया। एक ऐसा ही संगीन लेकिन दिलचस्प वाकया मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था मुश्ताकी का। मेरे हत्थे चढ़ने के बाद उस शख्स ने जुबान से जो पहला फिक्रा अदा किया था, इसने इसकी मौत पर मोहर तस्दीक सब कर दी थी। यानी वो इकरार कर चुका था कि वो कादर ज़मान का करिंदा है और कादर ज़मान का ताल्लुक किस दरिंदे से है यह मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जान गया था। इस हवाले से अब मुश्ताकी के लिए मेरे दिल में रहम की कोई रमक तक बाकी नहीं थी। मैंने उसकी गर्दन में लिपटे हुए बाजू को मखसूस हरकत दी। हड्डी टूटने की मानूस आवाज़ आई और चंद झटकों के साथ मुश्ताक वजूद से अदम वजूद में चला गया। ये अमल बेहद खौफनाक होने के बावजूद मेरे लिए नया नहीं था। मैंने गर्दन झुका कर देखा। कार के चंद जलते हिस्सों की रोशनी में मुश्ताकी की आंखें खौफ से कुशादा नजर आ रही थी।
गलबन उसे आखिरी वक्त में ही एहसास हो चुका था कि इस पर क्या गुजर रही है। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पूरी तरह गर्म था। हर अज़ू में बेनाम तवानाई के बर्क कूंद रही थी। मैंने तेजी से अपने शिकार की जेबें टटोली, शराब का पौवा बरामद किया। इसमें से अभी 1-2 घूंट ही लिए गए थे। मैंने ढक्कन दांतों से घुमाकर बोतल का मुंह खोला और मुश्ताकी के लिबास पर उम्मुल खुबाइस का छिड़काव सा कर दिया। बकिया शराब दोबारा जेब में रखती मैंने उसे घसीटकर सुलगते हुए कार के करीब डाला। मेरे साथ धींगा मुश्ती के दौरान मुश्ताकी ऊंधे मुंह गिरा था। इसके चेहरे पर खासी चोटें आई थी। अब वो जिस तरह कार के करीब पड़ा हुआ था, देखकर पहला ख्याल यही आता था कि वो कार के हादसे में जाँ बहक हुआ है। हादसे के वक्त वो उछलकर कार से दूर जा गिरा है और यूं जलने से बच गया है। जैसा कि मैंने बताया है, मुश्ताकी के गले में मफलर था, लिहाजा मेरी गर्दन तोड़ दाव का शायवा तक इसकी जिल्द पर महसूस नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे कार के करीब ऐसे रुख पर डाला था कि वो ड्राइविंग सीट से लुढ़का हुआ नजर आता था। यह सूरत हाल तफ्तीश करने वालों के लिए और भी गुमराह कुन साबित हो सकती थी। चूंकि मुश्ताक नशे में था, लिहाजा सोचा जा सकता था कि बदमस्ती के सबब वो पुरखतर रास्ते पर कार को काबू में नहीं रख सका और अपने हमराही समेत लुकमाए अजल बन गया। मौका पर जरूरी इंतजाम करने के बाद मैंने वहां एक पल भी ठहरना मुनासिब नहीं समझा। ठलवान तय करके मैं सड़क पर आया और इस स्कूटर या मोटरसाइकिल की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा जिस पर मुश्ताकी यहाँ पहुंचा था। मेरी तलाश रायगा नहीं की। जल्द ही मुझे कुछ फासले पर एक स्कूटर का हेवला दिखाई दे गया। यह स्कूटर मोड़ से कुछ 100 गज दूर एक बड़े पत्थर की ओट में खड़ा था। मोहतात नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेता मैं स्कूटर तक पहुंचा। स्कूटर का हैंडल कुफल से आज़ाद था। मुश्ताकी के दस्ताने अब मेरी जेब में थे। मैंने दस्ताने पहने, किक लगाई और मौका से रवाना हो गया। अब निगार तक पहुंचने में मुझे 10-15 मिनट से ज़ायद नहीं लगे। यहाँ मैंने स्कूटर खड्ड के किनारे चीड़ के खुश्क पौधों में छुपाया, जेब से रुमाल निकालकर मुख्तलिफ जगहों से उंगलियों के निशानात साफ किए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाया। करीबन 15 मिनट बाद मेरी गाड़ी तूफानी रफ्तार से अलफिरदौस के मेन गेट में दाखिल हुई। मेरे जहन में आंधियां से चल रही थी। लगता था अगर जल्द ही मैंने अपना सीना किसी के सामने खोल न दिया तो फट जाएगा। लेकिन किसके सामने खोलता मैं अपना सीना? यहाँ कोई मेरे सुनने वाला नहीं था, और सुनता भी तो क्या समय था। उसे क्या मालूम होता कि वो कौन नजस दरिंदा है जो इन खूबसूरत कौसारों में घूमता पाया गया है। मैंने गाड़ी पार्किंग लाट में रोकी और भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। मेरी पहली दस्तक पर अंजुम ने दरवाज़ा खोल दिया। शायद वो दरवाजे के पास ही मौजूद थी। इसका चेहरा शिकवों की आवाज का बना हुआ था। मैं उसे कहकर गया था कि नीचे डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। अब पूरे 2 घंटे बाद वापस लौटा था। इन 2 घंटों में मैं 2 आदमी ठिकाने लगा चुका था। एक गाड़ी मेरे हाथों तबाह हो चुकी थी और एक ऐसे शख्स की दीद मेरी आंखों का करार लूट चुकी थी जो जराइम की दुनिया का माना हुआ आफत ज़्यादा था। कहाँ गए थे आप? अंजुम के लहजे में बेपनाह नाराजगी और बेचैनी झलक रही थी। लगता था मेरी गुमशुदगी की परेशानी ने उसके लिए दर्दकुश गोलियों का काम किया था। इसके चेहरे पर अज़ियत के आसार नहीं थे, सिर्फ मेरे इंतजार का कर्ब था। मैंने अपने पीछे जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसे शानों से थाम कर सोफे पर ले आया। वो इंसानी मुट्ठी में बंद चिड़िया की तरह लड़ रही थी, बाल मुंतशिर और लिबास बेतरतीब था। मैंने कहा, आई एम सॉरी अंजुम, मैं तुम्हारी दवा लेने नथिया गली चला गया था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैं फ़ोन करना चाहता था लेकिन पता नहीं लाइनों में क्या खराबी थी। कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। आई एम रियली वेरी सॉरी। अंजुम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने फिर उसका शाना थपथपाया। वो नाक से सू सू की आवाज़ निकालते हुए बोली, आपको अंदाज़ा नहीं ये 2-2.5 घंटे मैंने कैसे गुजारे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने अंजुम की दवा निकालने के लिए जैकेट की जेब में हाथ डाला और इसी वक्त मुझे याद आया कि दवा तो मैंने ली ही नहीं। मैं मेडिकल स्टोर में दाखिल ही हुआ था कि शैतान की सूरत नजर आ गई थी और फिर कुछ भी मुझे याद नहीं रहा था। मैं सटपटा कर रह गया, लेकिन इससे पहले कि मेरा जहन कोई बहाना तराशता, अंजुम ने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी और बोली, नहीं अभी दवा रहने दें, अब मैं ठीक हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी। इस बेचारी को क्या मालूम था कि मैं इसके लिए दवा लेने गया था और अपने लिए दर्द लेकर आ गया हूँ। ऐसा बेकरार दर्द जो गुजरने वाले हर लम्हे के साथ बढ़ता और फैलता जा रहा है। अब रात के 10:30 बज चुके थे। अंजुम के पर्स में 2 नींद आवर गोलियां मौजूद थी। मैंने इसरार करके उसे एक गोली खिला दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मैंने इसरार करके एक गोली उसे खिला दी और सोने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया।
वो गाहे गाहे गौर से मेरा चेहरा देखने लगती थी। शायद खतरात को सूंघने वाली मखसूस निस्वानी हिस्स उसके अंदर भी जाग चुकी थी। क्या बात है? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, आप कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। कहीं किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? ये तुम क्यों पूछ रही हो? आपकी जैकेट पीछे से खराब हो रही है, लगता है कहीं गिरे हैं आप। मुझे फौरन मुश्ताकी के साथ होने वाली धींगा मुश्ती याद आ गई थी, लेकिन फौरन ही जवाब भी सूझ गया। मैंने कहा, तुम्हें बताया तो है कि गाड़ी खराब हो गई थी। उस वक्त मैकेनिक ने कहाँ मिलना था, खुद ही नीचे घुसकर ठोका ठाकी करनी पड़ी। ये देखो हाथ भी छिल गए हैं। ओके, गुड नाइट, उसने कहा और करवट बदल कर लेट गई। अंदाज से साफ जाहिर था कि मेरे जवाब ने उसकी तसल्ली नहीं की थी। अंजुम की खातिर मुझे करीबन 1 घंटा और इंतजार करना पड़ा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो गई है और अब 2-3 घंटे तक करवट नहीं बदलेगी, तो मैंने लिबास बदला और दरवाज़ा मुकफ्फिल करके बाहर निकल आया। ये निस्फ शब का अमल था। घड़ी की सुइयां 12 के हिंसे पर गले मिलने के लिए करीब तर हो रही थीं। बालकोनी में निकलते ही सर्द हवा के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। इस वक्त गर्म कमरे से बाहर निकलना और अपनी तरह किसी दूसरे को बेआराम करना कतई नामुनासिब था, लेकिन हालात ऐसे थे कि जो नामुनासिब था वही ऐन मुनासिब हो गया था। मैं भी कुछ देर पहले इन आंखों की रोशनी बुझा आया था जो मुझ पर निगरान थी। अब साहिब साहब से मुलाकात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मैं 90 तुले कदमों से साहिब साहब के अपार्टमेंट की जानिब बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी तीसरी या चौथी दस्तक पर अंदर से किसी की ख्वाबीदा आवाज उभरी। यकीनन ये साहिब साहब थे। कौन है? चंद लम्हे बाद दरवाजे के बिल्कुल करीब से उनकी आवाज आई, दरवाजा खोलिए सर, आपके लिए टेलीग्राम है। मैंने वेटर के लबल लहजे में जवाब दिया। चटखने ने हरकत की और दरवाजा खुल गया। मैं इशारिया 25 के रिवाल्वर को पहले ही हाथ में ले चुका था। जब साहिब साहब ने मुझ पर निगाह डाली, रिवाल्वर की सर्द नाल उनकी पेशानी को छू चुकी थी। इनकी आंखें फटी रह गईं। मैं तेजी से उन्हें धकेल कर अंदर दाखिल हुआ और अपने अक्कम में दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में नीलगू बल्ब चल रहा था। बल्ब की रोशनी में साहिब साहब ने बगौर मेरा जायजा लिया। वो जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनकी आंखों से इनके जहन की नकलो हरकत नजर आ रही थी। इनके बर्क रफ्तार जहन ने बड़ी तेजी से माहौसाल का फासला तय किया और लाहौर जेल में पहुंच गए। फिर जरा सी देर में वो मुझे पहचान गए। इनकी कुशादा आंखें कुछ और कुशादा हो गई। शहादत की उंगली मेरे चेहरे की तरफ उठी और लर्जा होंठों से कांपती हुई आवाज बरामद हुई। तो तुम शाहजहां हो ना? तुम तो जेल में थे। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, मैंने सरगोशी की। किसी करीबी कमरे से मिसेस साही की नींद में डूबी हुई आवाज आई। कौन है जी? मैंने साहिब साहब की पेशानी पर रिवाल्वर का दबाव बढ़ा दिया। मेरी आंखों की खामोश हदायत पर साहिब साहब ने फौरन अमल किया। तो अपनी मुर्ताइश आवाज को हद्दुल इम्कान काबू में रखते हुए बोले, कोई नहीं, वेटर था, सो जाओ। मैंने रिवाल्वर पेशानी से हटाकर साहिब साहब की कमर से लगा दिया। यह सब कुछ करने के लिए मुझे खुद पर बहुत जबर करना पड़ रहा था। इस साथ वाले कमरे में कौन है? मैंने पूछा। मेरी बेटी, साहिब साहब ने मुख्तसर जवाब दिया। और पिछले कमरे में बच्चे मुलाजिम के साथ सो रहे हैं। किस कमरे में जाना पसंद करेंगे आप? मैंने पूछा। तुम चाहते क्या हो? साहिब साहब पहली मर्तबा कुर्राए। या आपको इत्मीनान से बैठकर बताऊंगा। इस रिवाल्वर को जेब में रख लो। वो तहक्कुम से बोले, जब तक तुम इस छत तले हो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, मुझे आपके वादे पर सोजान से एतबार है, लेकिन आपके अहले खाना ने तो कोई वादा नहीं किया। मुमकिन है आपका मुलाजिम या आपके लड़कों में से कोई फोन के डायल में उंगली घुमा दे। नहीं होगा ऐसा, मैं गारंटी देता हूं। मैंने एक लफ्ज कहे बगैर रिवाल्वर जेब में रख लिया। मुझे साहिब साहब के कॉल पर पूरा एतबार था। साहिब साहब ने साथ वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। दूसरी दस्तक पर अंदर रोशनी हुई। फिर दरवाजा खुला और एक कयामत चौखट पर नजर आई। विकासीन और नोखेज लड़की थी। शब ख्वाबी के लिबादे में मलबूस और सरतापा नींद के खुमार में चूर। कोई कैमरा उसे अपनी आंख में महफूज कर लेता तो ख्वाबिदा हुस्न के उन्वान से एक शाहकार फोटोग्राफ वजूद में आ सकता था। उसने एक निगाह गलत अंदाज मुझ पर डाली, फिर झिझक कर एक बाजू मोड़ा और सीने पर रख लिया। उसके साथ ही उसकी सवालिया नजरें साहिब साहब की तरफ उठ गईं। बेटा, मेहमान आ गए हैं, अब जरा मामा के कमरे में चले जाइए। दोशीजा के चेहरे पर नागवारी की शिकन उभर कर गायब हो गई। ओके पापा, वो लहजे में मुलायमत समेट कर बोली। लेकिन इससे पहले कि वो रुख फेरती, उसकी निगाहें पलटी और एक बार फिर मेरे चेहरे पर जम गई। मैं ये जानकर हैरान हुआ कि वो मेरी शबाहत में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। मुझे बगौर देखने के बाद उसने एक बार फिर साहिब साहब की तरफ देखा
इस बार भी उसका अंदाज सवालिया था। मुझे साहिब साहब की आंखों में हल्की सी सरसैम की नजर आई। कोई बात थी जो खामोशी की जुबान में बाप बेटी के दरमियान हुई थी, फिर ये बाप बेटी के होंठों पर आ गई। वो हैरत अमेज नजरों से मुझे देखती हुई बोली, पापा ये वही तो नहीं? मेरा मतलब है शाहजहां साहब जो लाहौर जेल में। नहीं नहीं, रिजाल साहिब ने तेजी से बेटी की बात काटी। ये वो नहीं है, एक पुराने वाकिफकार हैं, अपने किसी काम से आए हैं। ओह, लड़की के होंठों से बेसाख्ता निकला। वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखते हुए वापस कमरे में चली गई। गालबन बेडशीट दुरुस्त करने गई थी। चंद लम्हे बाद वो वापस आई। उसके हाथों में टेनिस शूज थे। एक तिरछी नजर मुझ पर डालती हुई दूसरे कमरे में चली गई। हम कमरे के अंदर आ गए। यह कमरा खूब आरास्ता था। फिजा में भीनी सी निस्वानी महक रची बसी थी। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। साहिब साहब भी स्लीपिंग सूट में थे। वो अब अपने आसाब पर मुकम्मल काबू पा चुके थे और गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रहे थे। एक सिगरेट सुलगाकर बोले, गालबन तुमने बाल रंगे हुए हैं और आंखों का रंग भी तब्दील कर रखा है। आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। 2-2.5 माह पहले तुम्हारे फरार की खबर मेरी नजरों से गुजरी थी, लेकिन ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। मेरे वहमो गुमान में भी बहुत कुछ नहीं था साहिब साहब, लेकिन वो सब कुछ हुआ है। मैं जो बड़ी खामोशी से अटक जेल में अपनी सजा के दिन गिन रहा था, अचानक फिर तूफान के धारे पर बहने लगा हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अचानक मुझ पर क्या बीती है। साहिब साहब ने कहा, शायद तुम मुझे कोई कहानी सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे पास आपसे कम वक्त है साहिब साहब, मैंने तुरंत जवाब दिया। मालूम नहीं किस घड़ी क्या आफत टूट पड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसे शख्स को यहां देखा है कि आप सुनेंगे तो कई रातों तक आप भी चैन की नींद से महरूम रहेंगे। पहलियां मत बुझवाओ, वो गुर्राए। मैंने गहरी सांस लेकर साहिब साहब की आंखों में झांका और कहा, जनाब, अब से तकरीबन 4 घंटे पहले नथिया गली के मेन बाजार में मैंने शंकर शिकरा को एक मेडिकल स्टोर से निकलते देखा है। अपना फिक्रा अदा करके मैं साहिब साहब के तासरात देखने में मसरूफ हो गया। मेरी इतला ने इन्हें बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो कैसे हैरान हुए, लेकिन यह हैरानी मेरी तवक्कात से कम थी। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि साहिब साहब पहले से इस बारे में कुछ जानते हैं। वो बोले, कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहुत करीब से उसे देखा है, उसका पीछा किया है और नथिया गली की फूल फलियों में उसे खोया है। साहिब साहब की फराख पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। मेरे सीने पर गिरे हुए कोहे गरां का कुछ बोझ जैसे अचानक साहिब साहब के सीने पर मुंतकिल हो गया था। वो किसी गहरे कुएं से आती हुई आवाज में बोले, अगर वाकई ऐसा है तो बहुत तशवीशनाक है। चंद ही लम्हों में वो रिवाल्वर हम दोनों के दरमियान से हट गया था, जिसने थोड़ी देर पहले साहिब साहब की पेशानी को छुआ था। एक गमे मुश्तरिक ने हम दोनों को मफरूर और जेलर की नशिस्तों से उठाकर एक ही खारदार मसनद पर बराबर बराबर ला बिठाया था। मेरे ख्याल में एतबार की वो फिजा जो मैं बसद कोशिश भी कायम नहीं कर सकता, इस एक नाम ने पलक झपकते में कायम कर दी थी। बहरहाल साहिब साहब की आंखें कह रही थीं कि वो मेरे फरार की रुदात शुरू से सुनना चाहते हैं। मैं तो खुद ये सब कुछ बताने को बेताब था। इनका मुद्दा जुबान पर आते ही मैंने हकीकत हाल की किताब इनके सामने खोलती। मैंने अटक जेल में खुद पर होने वाले हमलों के तज़किरे से स्टार्ट किया और कादर जमान की मेहमान नवाजी से लेकर अपनी बहन की बेबसी तक और खुद पर थोपे गए मिशन से लेकर शंकर शिकरा के दीदार तक सब कुछ साहिब साहब की गोश गुजार कर दिया। इनसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी जिंदगी का एक एक वर्क उनका पड़ा हुआ था। ये नए वर्क भी उनकी नजरों में आ ही जाने थे। मैं ना पढ़ता तो वो खुद पढ़ लेते। सिर्फ मैंने एक बात उनसे छुपा ली थी और वो ये कि मैं जिस शख्स को कत्ल करने जंग से निकला हुआ हूँ वो खुद साहिब साहब हैं। मेरी पूरी कथा सुनने के बाद इन्होंने एक गहरी आह भरी और हाथ पुष्प पर बांधकर कमरे में टहलने लगे। उनका चेहरा अब इस तरह की अमाजगा बन चुका था। वो बड़ी तेजी से हालात पर गौर कर रहे थे। कहने लगे, तुम्हारी बातों से शंकर शिकरा और कादर जमान का ताल्लुक साबित होता है। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। और कादर जमान इस शख्स को रास्ते से हटाना चाहता है जो शंकर शिकरा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो बोले, तुम्हारी इतला के लिए बता रहा हूं कि आला हुकाम शंकर की आमद से 2 हफ्ते कबल आगाह हो चुके हैं। मैं बजाते खुद इसकी गिरफ्तारी में दिलचस्पी ले रहा हूं। यह पूरा केस मेरी निगाह में है। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा शख्स या पार्टी नहीं है जो पुलिस के अलावा शंकर की आमद से आगाह हो और उसे मार गिराने की फिक्र में हो। मैंने जवाब दिया, जनाब, मैंने कब कहा है कि मैं जिस शख्स को कत्ल करने निकला हूं वो गैर सरकारी आदमी है, ये पुलिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब?
शाहिद साहब ने कहा। फिर अचानक उनके चेहरे पर जलजले के इब्तदाई आसार नमूदार हुए। इनकी कुशादा आंखें मेरे चेहरे पर जम कर रह गई। वो मुर्तइश आवाज में बोले, तो तुम कहना चाह रहे हो